देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला काम होता है किसी वैल्यू को प्रिंट करवाना। तो पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन यूज़ करा जाता है किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। देखो यहाँ मैंने प्रिंट लिखा, रन करूँगा तो ये हेलो प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट काम होता है यूज़र से इनपुट लेना। तो पाइथन में इसके लिए इनपुट फंक्शन दे रखा है। लाइक मैंने बोल दिया फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू इनपुट। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। तो जो इनपुट फंक्शन है ना, वो सिर्फ इंटीजर टाइप में ही वैल्यू को लेके आता है। अगर मैं प्रिंट कर दूं यहाँ पे fn, तो जो भी आपने नंबर दिया है वो प्रिंट तो हो जाएगा। जैसे मैंने नंबर दे दिया 67, लेकिन ये 67 इंटीजर के फॉर्मेट में नहीं है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे इसको एक बार मैं टाइप इसका चेक करवाता हूँ। देखो टाइप फंक्शन यूज़ करा जाता है, टाइप। तो यहाँ पे इसका टाइप बता रहा है ये, अगर मैंने दे दिया 7 तो ये टाइप बता रहा है कि ये str यानी स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मेरे को उसका टाइप चेंज करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे इंट लगा दूंगा, यानी इंट में मैं टाइप कास्ट कर दूंगा। देखो अगर आप लोगों को पाइथन नहीं आती ना, तो ये क्रैश कोर्स आपके किसी काम का नहीं है। तो आप लोग पहले पाइथन सीख लो, हमारी एप्लीकेशन से सीखना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन से सीख सकते हो, या किसी भी तरीके से पाइथन पहले पढ़ लो तभी आपके ये काम आएगा। लेकिन अगर आपको पाइथन नहीं आती तो ये क्रैश कोर्स आपके किसी काम का नहीं है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि चीज़ें आपको आती हैं लेकिन बस आपको रिवाइज करनी है। अब ये इंट में चाहता तो यहाँ पे भी दे सकता था और यही इंट अगर मैं चाहता तो यहाँ पे इनपुट के बाद भी दे सकता था। ठीक है, इससे भी यही होगा कि जो भी वैल्यू अब आएगी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, रन करके दिखाता हूँ। देखो जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे दूंगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर आएगी। ठीक है, ये कोशिश करता है इंटीजर में कन्वर्ट होने की। हो सकता है जो मैं वैल्यू दूंगा वो इंटीजर में कन्वर्ट ही ना हो, तो ये एरर थ्रो कर देगा। डन। तो हम लोगों को इनपुट वगैरह लेना आ गया। अब नॉर्मल कैलकुलेशन करवानी है तो प्रिंट, इसी के अंदर मान लो पहला वेरिएबल कॉमा दूसरा वेरिएबल, तो बस प्लस के लिए ये यूज़ करा जाता है, माइनस के लिए ये यूज़ करा जाता है, डिवाइड के लिए ये यूज़ करा जाता है, मल्टीप्लाई के लिए ये, और जानते हो आप ये लोग, आप ये सारी चीज़ें मैं एक करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया। अब अगर मैं रन करूँगा तो 5 6 30 रिजल्ट मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं मिला क्योंकि मैंने ना F दबा दिया था। इस लाइन को कमेंट करते हैं। देखो कमेंट करने के लिए पाइथन के अंदर हैश लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर इस लाइन के आगे मैं हैश लगा दूंगा तो ये वाली लाइन कमेंट हो जाएगी। कमेंट करने का मतलब होता है कि हमारा जो कंपाइलर है वो इस लाइन को रीड नहीं करेगा। अगेन रन करता हूँ, देखो आ गया 30, 5 6 30। तो कैलकुलेशन इस तरीके से करवाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन के अंदर हम लोगों का स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, एक सेकंड में फटाफट से चेक कर लूँ, स्ट्रिंग के अलावा कुछ और तो नहीं रहा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग के अंदर क्या पढ़ना होता है हम लोगों को, मैंने दे दिया नेम इज इक्वल्स टू। पाइथन में मैं 3 तरीके से स्ट्रिंग्स डिफाइन कर सकता हूँ। पहला सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, यानी अगर मैं इस अंकुश को ऐसे भी लिखता ना तब भी कोई एरर नहीं होती, तब भी ये बिल्कुल वैलिड है। अगर इसी अंकुश को मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा तब भी कोई एरर नहीं है, ये स्टिल वैलिड है। अगर मैं इसको ट्रिपल कोट्स में लिखूंगा तब भी ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पाइथन में 3 तरीके से स्ट्रिंग डिफाइन करी जाती है। आप लोग चाहो तो किसी भी तरीके को यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। किसी स्ट्रिंग में से किसी वैल्यू को निकालते कैसे। मैंने लिखा नेम। अब यहाँ पे ना ये वाला ब्रैकेट पास करा जाता है। देखो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4 5 करके, यानी ए की जो वैल्यू है वो है नेम 0। ठीक है, एन की जो वैल्यू है वो है 0 1। मैं एक बार प्रिंट में डालता हूँ, इसको चेक करते हैं क्या आता है। प्रिंट प्रिंट नेम, और यहाँ पे मैंने दे दिया 0। तो देखो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना वो a है। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे को a मिलेगा। देखो ये a आ गया। ठीक, अब अगर मेरे को मान लो 0 से लेके k तक चाहिए तो k है 0 1 2 सेकेंड नंबर पे, इसलिए मैंने 2 दे दिया। अब अगर रन करूंगा तो देखो k नहीं आया। तो जो लास्ट वाला नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना वो एक्सक्लूडिंग होता है। तो अगर मैं 3 प्रेस करूंगा तो वो 2 तक जाएगा। ठीक, डन। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में भी लोगों को समझ में आ गया। मान लो मेरे को 6 तक करवाने हैं लेकिन हर एक एक वैल्यू को छोड़ के करवाना है, तो मैं यहाँ पे 1 भी पास 2 भी पास करवा सकता हूँ, तो वो हर दूसरी वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसको स्टेप वैल्यू बोलते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर इतनी ही चीज़ें होती हैं, यानी स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू जो कि एक्सक्लूडिंग होती है, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू, इसी को स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोलते हैं। अब स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं। मैंने कहा नेम डॉट स्टार्ट्स विद, ये चेक करके आपको बता देगा कि ये नाम जो है ये ए से स्टार्ट होता है या नहीं। अब इसी को ट्रू और फॉल्स में प्रिंट करवा के चेक करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। इफ़ लगा के बाद में उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये रन करके देखता हूँ। देखो ये बता रहा है कि आपका नाम ए से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस और हैं, फटाफट से देख लेते हैं। एक है लेन। तो लेन के अंदर अगर मैं नेम पास करूँगा तो ये भी मेरे को बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो अंकुश नाम की जो लेंथ है वो 6 है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग का जब अगर स्टार्ट विद हो सकता है तो एंड्स विद भी होता है। प्रिंट, मैंने कहा नेम डॉट एंड्स विद एस एच। ठीक है, तो
ये एस एच से एंड होता है या नहीं, हाँ जी बिल्कुल होता है। अगर मान लो मैं इसके जगह कुछ और लिख दूँ तो ये फॉल्स बता देगा, क्योंकि ये उससे एंड नहीं होता, एस एच से ही एंड होता है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग नेम डॉट काउंट। मैं इसके अंदर पर्टिकुलर किसी वर्ड की अकरेंस काउंट कर सकता हूँ। तो मेरे नाम में तो सब कुछ एक ही बार आता है, इस वजह से मैं कुछ भी प्रिंट कर दूँ ये एक ही रिटर्न करेगा। देखो ए एक ही बार है। अगर इसमें मैं मान लो लिख दूँ अंकुश 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 अंकुश, तो अब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग में काउंट करके दे देगा कि ए कितनी बार है, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब अगर इसको मैं कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो नेम डॉट कैपिटलाइज, इसके लिए कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज है तो लोअर भी होगा, सेंटेंस केस भी होगा, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट नेम, तो देखो जो मेरे नाम है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाने चाहिए थे, इस तरीके से लिख देता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू नेम डॉट कैपिटलाइज। अब रन करता हूँ, देखो ये कैपिटलाइज मतलब पहला लेटर कैपिटल होता है। अगर मेरे को सारे के सारे कैपिटल करने हैं तो मेरे को अपर लगाना पड़ेगा, सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F10, देखो ये सारे के सारे कैपिटल हो गए। तो कैपिटलाइज सिर्फ पहला लेटर कैपिटल करता है, और अगर मैं अपर यूज़ करूँगा तो सारे के सारे कैपिटल करता है। अगर मेरे को इसमें से कुछ ढूंढना है तो मैं लगा दूंगा नेम डॉट फाइंड, इसके लिए फाइंड यूज़ करा जाता है। जो भी मैं ढूंढना चाहता हूँ यहाँ पे मैं उसका लेटर पास करवा दूंगा। लाइक मैं के ढूंढना चाहता हूँ तो मैंने के पास करवा दिया, ये मेरे को फाइंड करके देगा। के सबसे पहली बार जिस नंबर पे आया होगा वो इंडेक्स मेरे को फाइंड करवा के देगा कि के जो आया है, अगर इसको वैल्यू नहीं मिलती तो ये -1 यानी नेगेटिव इंडेक्स प्रिंट करवा देगा। बट ये एरर क्यों आ रहा है, नेम डॉट फाइंड, ओके मैंने छोटा के लिख दिया ना, इस वजह से बता रहा है। -1 इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसको पूरी की पूरी लिस्ट में छोटा के कहीं पे भी नहीं मिला। अगेन मैंने रन करा, ये बता रहा है कि सेकंड नंबर पे यानी 012 012, इसको सबसे पहले के सेकंड पोजीशन पे मिला, इस वजह से इसने बता दिया। मैं इन सारी लाइनों को कमेंट करता हूँ, ये बड़ा कंफ्यूज कर रही है। नेक्स्ट एक और फंक्शन होता है रिप्लेस। मैंने कहा नेम डॉट रिप्लेस, यहाँ पे मैंने दे दिया कि मेरे को अंकुश को बदलना है लव से। ठीक है, तो नॉर्मली अंकुश को ये लव से रिप्लेस करके दे देगा, और मेरे को उसको स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो नेम इज इक्वल्स टू प्रिंट, अब नेम चेक करवाता हूँ क्या आ रहा है। देखो अंकुश जहाँ मैंने लिख रखा था वहाँ पे अब लव हो गया। ठीक है, तो रिप्लेस किस तरीके से काम करता है ये भी हम लोग समझ गए। बाकी लाइन ब्रेक वगैरह अगर करवाना चाहते हो तो यहाँ पे /n/t होते हैं एज बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लिस्ट। पाइथन के अंदर लिस्ट भी बनाई जाती है, जैसे मैंने बना दिया लिस्ट। लिस्ट ना एक तरीके से ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है। इसके अंदर मैं 1 भी दे दूंगा, 2 भी दे दूंगा, 3 भी दे दूंगा, 4 भी दे दूंगा, 5 भी दे दूंगा, और यहाँ पे मैं अंकुश भी पास करवा दूंगा, कॉमा मैं यहाँ पे लव भी पास करवा दूंगा, मैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भी पास करवा सकता हूँ। तो लिस्ट ये होता है बेसिकली। ठीक है, अब लिस्ट के किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए अगेन मैंने यहाँ पे प्रिंट लगा दिया, प्रिंट, और लिस्ट के जिस भी एलिमेंट को एक्सेस करना है यहाँ पे मैं उसका इंडेक्स पास करवाऊंगा, और देखो मेरे को बड़े आराम से उस इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सेम वैसे ही ये भी, जैसे स्ट्रिंग था ना, सेम वैसे ही ये भी। और अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू पास करवा देता हूँ, लाइक मान लो मैंने 99 दे दिया, तो ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करी थी सेम उसी तरीके से लिस्ट की भी स्लाइसिंग होती है। जैसे मेरे को 0 से लेकर 4 तक के चाहिए, अब अगेन चौथा जो एलिमेंट है वो एक्सक्लूडेड होगा, तो 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, ये 4 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो लिस्ट की स्लाइसिंग में हम लोगों को आ गई। अब लिस्ट के कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। देखो इसमें से मैंने ये हटा दिए। लिस्ट के कुछ मेथड्स की बात करते हैं। लिस्ट डॉट सॉर्ट, ऐसा करने से मेरी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। प्रिंट करके देखता हूँ फटाफट से लिस्ट को। लिस्ट देखो, इससे जो मेरी पूरी की पूरी लिस्ट है वो सॉर्ट हो गई। अच्छा ये तो थी असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए इसमें कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं, तो थोड़ा सा बदलते हैं इनको चीज़ों को। ठीक है, अभी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। रन करके चेक करता हूँ, देखो 5 11 43 84 222, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। अब मेरे को इसको अगर रिवर्स करवाना है तो मैं लिस्ट डॉट रिवर्स भी यूज़ कर सकता हूँ। कुछ मेथड्स की बात हो रही है सिर्फ, लिस्ट डॉट रिवर्स ये इसको रिवर्स करवा देगा। देखो ये उल्टा हो गया। अगर मैं इसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करवाना चाहता हूँ एट दी एंड मतलब लास्ट में, तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर पास करवा सकता हूँ या कुछ भी पास करवा सकता हूँ, ये लिस्ट के एंड में उसको अपेंड करवा देगा। मैं लिस्ट के पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे ऐड करवाना चाहता हूँ तो इंसर्ट फंक्शन होता है इसके लिए। मैंने कहा कि मेरे को ज़ीरो इंडेक्स पे 999 ऐड करवाना है। ठीक है, अब रन करता हूँ तो देखो लिस्ट के 0 इंडेक्स पे 999 आ गया। यानी पहले मेरे को इंडेक्स पास करवाना है और बाद में वैल्यू पास करवानी है जो भी मैं ऐड करवाना चाहता हूँ। डन। नेक्स्ट लिस्ट का फंक्शन है एक पॉप।
मान लो मैंने दे दिया लिस्ट डॉट पॉप। तो इसके अंदर मेरे को ना इंडेक्स पास करवाना है कि मेरे को कौन से इंडेक्स की वैल्यू को हटवाना है। मैंने कहा 0, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रिंट करवा के भी चेक करवा सकता हूँ, क्योंकि जो ये लिस्ट डॉट पॉप है ना, ये जो एलिमेंट रिमूव करता है उसको रिटर्न भी करता है। तो देखो जो 0 एलिमेंट पे था 99999, इसने उसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे इसने दिखा भी दिया कि मैंने इसको रिमूव करा है, और यहाँ पे बाद में मेरी पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करवा के मैंने चेक कर लिया कि मेरी लिस्ट के अंदर वो है भी या नहीं। डन। नेक्स्ट, लिस्ट के अंदर एक और फंक्शन होता है लिस्ट डॉट रिमूव। इसके अंदर मैं वो वैल्यू पास करवा सकता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मेरे को लिस्ट में से 66767 इसको रिमूव करवाना है, तो मेरी लिस्ट में से ये कहीं पे भी होगा उसको रिमूव कर देगा। आई थिंक मैंने जल्दी जल्दी में रिवर्स कॉल कर लिया। यहाँ पे मेरे को रिमूव कॉल करना था, रिवर्स हम लोग ऊपर कॉल कर चुके हैं। रिमूव, और रिमूव के अंदर मैंने पास करवा दिया 66767। तो ये जो 66767 जो ये वाला एलिमेंट है, ये इसको रिमूव करके दे देगा। देखो यहाँ से ये हट गया। लिस्ट हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है। टपल के बारे में बात करते हैं जल्दी से। टपल देखो, लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को ना मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि लिस्ट का जो 0 नंबर का एलिमेंट है, लिस्ट का जो 0 नंबर का एलिमेंट है उसको बराबर कर दो अंकुश के। ठीक है, तो ये पॉसिबल है यार, ये बदला जा सकता है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फटाफट से। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट पर प्रिंट करवाऊंगा ना, प्रिंट लिस्ट, तो आउटपुट आ जाएगा। देखो आ गया। लेकिन अगर यही काम मैं टपल, अब टपल और लिस्ट के अंदर यही फ़र्क कि टपल को ना हम लोग चेंज नहीं कर सकते। टपल को कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने कहा ए, ये एक एम्पटी टपल होता है ए, और अगर एक सिंगल एलिमेंट देना है तो ये इस तरीके से एक सिंगल एलिमेंट वाला टपल होता है। ए इज इक्वल्स टू मल्टीपल एलिमेंट मैंने इसके अंदर दे दिए, ये मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। लेकिन टपल को मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूँगा कि ए के 0 इंडेक्स को बराबर कर दो इसके, तो भाई ये पॉसिबल है ही नहीं। रन करो, ये बता देगा कि टपल में आप वैल्यूज़ को बदल नहीं सकते। तो लिस्ट के अंदर और टपल के अंदर कितना सही फ़र्क होता है कि टपल के अंदर जो भी वैल्यू आप लोग डालोगे उसको आप चेंज नहीं कर सकते। टपल के कुछ एलिमेंट वगैरह चेक करते हैं यार। यहाँ पे आगे मान लो मैंने दे दिया (1, (2, (3) वगैरह वगैरह जो भी है, और 6 भी दे दिया तो ए डॉट काउंट अगर आप करोगे तो ये आपको बता देगा कि पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट की अकरेंस कितनी बार है। तो मैं चेक करवाता हूँ कि 2 कितनी बार है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट लगा दिया इससे मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे पूरे के पूरे टपल के अंदर 2 कितनी बार आया है। कुछ एरर है तो मेरे पूरे, अरे अब क्या एरर है, एक ब्रैकेट का इशू है। मेरे पूरे के पूरे टपल के अंदर इनको हटाओ, मेरे पूरे के पूरे टपल के अंदर 2-3 बार आया है। ठीक है, डन। मेरे को ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई। नेक्स्ट एक होता है इंडेक्स। इससे मैं टपल के पर्टिकुलर किसी इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ए डॉट इंडेक्स इसके अंदर पास करवा दो कि तीसरे इंडेक्स पे क्या है। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिख दिया। मैं अगेन कह रहा हूँ, वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी अगर आपको पाइथन नहीं आती है तो। पहले ये सिर्फ क्रैश कोर्स है, जिन लोगों को पाइथन आती है सिर्फ एक बार देख के क्विक रिवीजन करने के लिए। अगर आपको पाइथन नहीं आती तो हमारी एप्लीकेशन से देख लो, वरना यूट्यूब पे से सीख लो, कहीं से भी सीख लो। लेकिन ये वाली वीडियो आपके तभी काम की है जब आपको पाइथन आती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिक्शनरीज। मैं इसमें चीज़ें बहुत समराइज़ करके कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ आपको नहीं बता पा रहा। तो डिक्शनरी कैसे बनाते हैं देख लो। डिटेल में जाना है तो देख लो, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स देखो। आधे घंटे में मैं आपको कंप्लीट कोर्स नहीं समझा सकता। डिक्शनरी की और वैल्यू का पेयर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, ठीक है, ये मैंने बना दिया माई डिटेल्स। माई डिटेल्स नाम से मैंने एक डिक्शनरी बना दी, माई डेट। तो नेम की वैल्यू है अंकुश, ठीक है। कॉमा लगा के मैं जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे की और वैल्यू देना चाहता हूँ मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा एज, तो एज की वैल्यू है, एज की वैल्यू मैंने दे दी 33, कॉमा, और जितने एलिमेंट देना चाहते हो दे सकते हो। बस इस तरीके से की दी जाती है। ये जो मैं दे रहा हूँ ना, लैंग जो मैंने लिखा है इसको की बोलते हैं, और जो यहाँ पे देते हैं इसको वैल्यू बोलते हैं। अब अगर मैं पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो प्रिंट, यहाँ पे मैं माई डिट लिख सकता हूँ, माई डिटेल। ये देखो पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट करके दे देगा इस तरीके से। बाकी डिक्शनरी को अगर इस तरीके से प्रिंट करवाना है कायदे से प्रॉपर, तो माई डिटेल डॉट आइटम्स, ये डिक्शनरी का फंक्शन है जो कि आपको पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट करके देता है। इसको प्रिंट में डाल दो, ठीक है। तो ये आपको पूरी की पूरी डिक्शनरी रिटर्न करके दे देता है जो भी आपके डिक्शनरी में आप लोगों ने बनाया है। नेक्स्ट क्या है, अगर डिक्शनरी के सारे की आइटम प्रिंट करवाने हैं तो माई डिटेल डॉट कीज़ सेम ऐसे ही माई डिटेल डॉट वैल्यूज़ भी आप करवा सकते हो, ठीक है। तो ये कीज़ और वैल्यू दोनों प्रिंट करके दे देगा। जिस भी फॉर्मेट में आप निकालना चाहते हो की या वैल्यू आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है एक अपडेट फंक्शन होता है, यानी मान लो मेरे को नेम अपडेट करवाना है तो मैंने कर दिया
माई डिटेल डॉट अपडेट, इसके अंदर मैंने दे दिया नेम। ठीक है, नेम को मेरे को बदलना है, यहाँ पे मेरे को ना डिक्शनरी के फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा इस तरीके से। तो मैंने की पास करवा दी नेम और कॉलन यहाँ पे पास करवा दिया लव। अब अगर मैं अपने डिक्शनरी प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, मैंने दे दिया यहाँ पे माई डेट, तो देखो होगा क्या, मेरा जो नाम था वो अपडेट हो गया लव से। ठीक है, डन। डिक्शनरी में और क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्टिकुलर किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने कर दिया कि प्रिंट माई डिटेल डॉट गेट, इसके अंदर वो की पास करवा दो, मैंने दे दिया लैंग्वेज, तो मेरी जो भी लैंग्वेज है वो ये प्रिंट करके दे देगा, मेरी लैंग्वेज हिंदी है। डन, हम लोगों ने डिक्शनरीज भी खत्म कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेट। सेट क्या होता है, देखो सेट के अंदर बस आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते, बस इतना ध्यान रखना। मैंने कहा सेट इज इक्वल्स टू, डिक्शनरी वाला ब्रैकेट ही होता है इसका, इसके अंदर मैंने बहुत सारी वैल्यू पास करवा दी, 1, 2, 3, ये वो जो भी है, जितने भी नंबर मैं पास करवाऊंगा इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ ना सेट, तो देखो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, सारी सिंगल सिंगल वैल्यूज़ हैं। तो सेट यही होता है, बस आप इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं रख सकते और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के भी कुछ तरीके होते हैं, लेकिन उसके बाद में करेंगे। अब अगर मेरे को उसकी लेंथ निकालनी है तो प्रिंट फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, इसके लेंथ के अंदर सेट पास करवा दो, ये इसकी लेंथ निकाल के दे देगा। ठीक है, मेरे को इसके अंदर से पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, तो सेट डॉट रिमूव यूज़ करते हैं इसके लिए। इसके अंदर जिस भी एलिमेंट को रिमूव करवाना चाहते हो वो पास करवा दो, आपके सेट में से वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। प्रिंट सेट। ठीक है, तो देखो अब इसमें से 65 रिमूव हो गया, पहले 65 था लेकिन अब इसमें से 65 रिमूव हो गया। नेक्स्ट, सेट का फंक्शन एक और होता है, सेट में पॉप अगर आप करवाते हो तो ना बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एक एलिमेंट ही रिमूव करके दे देगा, सेट डॉट पॉप। इससे हमारे सेट में से कोई भी एक एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। देखो इस केस में ये 1 रिमूव कर दिया इसने, कोई भी एक रैंडमली एलिमेंट रिमूव कर देगा। और आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसको प्रिंट करवा के भी चेक कर सकते हो कि इसने कौन सा एलिमेंट रिमूव करा है। प्रिंट रन करता हूँ तो इसने बता भी दिया कि मैंने 1 रिमूव करा और इसमें मेरे सेट में से 1 को रिमूव भी करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा सेट डॉट क्लियर। तो क्लियर करने से पूरा का पूरा सेट क्लियर हो जाएगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता फिलहाल। नेक्स्ट है सेट, अच्छा देखो 2 सेट है मान लो मेरे यहाँ पे, मैंने एक बना दिया सेट टू इज इक्वल्स टू, इसके अंदर भी मैंने कुछ वैल्यूज़ पास करवा दी, 1, 2, 1, ये जो भी है ये। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर मैं यूनियन यूज़ करूँगा तो ये दोनों सेट कंबाइन होके आ जाएंगे। मैंने कहा कि सेट 3 इज इक्वल्स टू सेट डॉट यूनियन, इसके अंदर मैंने सेट 2 पास करवा दिया। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट सेट 3। तो देखो यूनियन करने से क्या होगा, दोनों के दोनों जो सेट्स हैं वो आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और उसके सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर इसी जगह मैं इंटरसेक्शन करता हूँ तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना सिर्फ वो वाले प्रिंट होके आएंगे जो दोनों में हैं। रन करता हूँ तो देखो 2, 3, 4, 5 इसके अंदर भी है और 2, 3, 4, 5 इसके अंदर भी है। वीडियो पॉज करके देख लेना, इसके अंदर भी है। सेट हम लोगों ने कर लिया खत्म। नेक्स्ट बारी आती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट की। मान लो मैंने एज दे दिया, एज है मेरी 10, तो इफ़ यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि अगर एज मेरी कम है मान लो 10 से, या अगर एज मेरी कम है 18 से, तो ये प्रिंट करेगा प्रिंट यू आर अ किड। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए एल्स लगाया जाता है। एल्स यहाँ मैंने दे दिया प्रिंट यू आर एन अडल्ट। ठीक है, रन करके दिखाता हूँ फटाफट से क्या आएगा। देखो अगर मैंने जो ये यू आर किड, अगर इसी एज को मैं बढ़ा देता हूँ, मान लो मैंने 19 कर दिया, रन करा तो ये यू आर एन अडल्ट प्रिंट कर देगा। यानी अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो किड, वरना अडल्ट। अब मान लो मैंने यहाँ पे एल्सिफ लगा दिया एक एलिफ। ठीक है, यानी मैं बहुत सारी कंडीशन भी दे सकता हूँ। मैंने कहा अगर एज कम है 60 से तो प्रिंट करेगा यू आर यूथ। ठीक है, वरना ये प्रिंट कर देगा यू आर ओल्ड। ठीक है, रन करते हैं। अब देखो क्या होगा, अगर 18 से छोटा नंबर होगा तो किड प्रिंट करेगा, 60 से छोटा होगा तो यूथ प्रिंट करेगा, वरना ओल्ड प्रिंट कर देगा। आई होप इफ़ आपको समझ में आ गया। और अगर 2, 2, 3, 3 कंडीशन चेक करवाना चाहते हो तो एंड और लगाया जाता है उसके लिए। यानी अगर 2 कंडीशन चेक करवानी है, मैंने कहा हिंदी इज इक्वल्स टू 50, इंग्लिश इज इक्वल्स टू 60, मेरे को चेक करवाना है कि हिंदी बड़ा है 50 से, 30 से, एंड इंग्लिश बड़ा है
ये भी 30 से। तो अगर ये दोनों 30 से बड़े होंगे तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। एंड का काम ये होता है कि अगर ये दोनों होंगे बड़े तभी ट्रू रिटर्न करेगा, वरना नहीं करेगा। जैसे मान लो हिंदी तो मेरा इंग्लिश तो मेरा बड़ा है लेकिन हिंदी बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर इसी जगह मैं और लगा देता हूँ तो दोनों में से कोई एक भी सही होगा तब भी ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और का मतलब होता है या, एंड का मतलब होता है और। देखो मैंने रन करा तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये और के केस में चल जाता है। ऑपरेटर आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो? आप इक्वल्स टू यूज़ कर सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू यूज़ कर सकते हो, नॉट इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लूप। देखो पाइथन में दो टाइप के लूप होते हैं, एक वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है। इसके लिए रेंज भी यूज़ करा जाता है। देखो सबसे पहले मैंने वाइल लगा दिया, मैंने कहा एक्स की वैल्यू जो है एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। और ये तब तक चलेगा जब तक एक्स की वैल्यू छोटी है 10 से, ठीक। और यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिंट, यहाँ मैंने दे दिया मेरा कोई भी नाम, और मैंने कहा एक बार नाम प्रिंट करवाने के बाद एक्स की वैल्यू को एक्स में एक इंक्रीमेंट कर देगा। ऐसा करने से देखो ये पूरा, ये यहाँ पे कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ऐसा करने से मेरा ये कोड 10 बार चल जाएगा। देखो नेम 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 प्रिंट हो गया, क्योंकि पहले एक्स की वैल्यू 1 है। सिंटैक्स समझ लो, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट बात करता हूँ फॉर लूप के बारे में। देखो फॉर के अंदर क्या होता है, इस तरीके से दिया जाता है, फॉर नंबर इन रेंज। यहाँ पे रेंज फंक्शन पास करवाया जाता है, कहाँ से लेके कहाँ तक चलाना है ये बताओगे। और जो 10 मैंने पास करवाया ना, ये 10वां नंबर एक्सक्लूडेड होता है, तो 10 नहीं चलेगा, 1 से लेके वो 9 तक चलेगा। मैंने यहाँ पे इस बार नंबर ही पास करवा दिया ताकि हम लोग देख सकें कि क्या प्रिंट हो रहा है क्या प्रिंट नहीं हो रहा। रन करता हूँ फटाफट से। देखो 1 से लेकर 9 तक प्रिंट हो रहा है ये, ठीक। तो लास्ट वाला जो नंबर होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। चाहो तो यहाँ पे एक स्टेप वैल्यू भी दे सकते हो, वही स्ट्रिंग वाली कहानी है यार, स्टेप वैल्यू। और चाहो तो इसको उल्टा भी प्रिंट करवा सकते हो। मैंने कहा 10 से लेकर मैं 1 तक चलाऊँगा नेगेटिव के साथ, तो -1 उल्टा चलेगा, लेकिन ये 1 तक नहीं जाएगा, ये 2 तक ही जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला नंबर एक्सक्लूडेड होता है। फॉर लूप भी हम लोग समझ गए किस तरीके से काम करता है। अच्छा, इसके अंदर एक पास और कंटिन्यू भी होता है। अगर मैंने मान लो यहाँ पे दे दिया कि इफ़ नंबर इज इक्वल्स टू 3, अगर नंबर 3 है तो ये ब्रेक कर देगा। ऐसा करने से मेरा लूप वहीं के वहीं टूट जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं। तो देखो 1 2 3। अच्छा प्रिंट तो मैंने दे ही नहीं रखा ना, इस वजह से आया नहीं यहाँ पे प्रिंट। मैंने नंबर पास करवा दिया। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो 3 होने पे ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो ये इफ़ के अंदर डाला है क्या मैंने, नहीं। फटाफट से रन करके चेक करते हैं। देखो उल्टा प्रिंट कर रहा था ये, मैंने 10 से चलाया था, तो जैसे ही 3 आया मेरा लूप ब्रेक हो गया। 3 के बाद के वैल्यूज़ ये प्रिंट कर ही नहीं रहा। लेकिन अगर इस जगह मैं कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट लगाता हूँ तो कॉन्टीन्यू में सिर्फ वो तीसरे नंबर की आइट्रेशन प्रिंट नहीं करेगा, बाकी सारी की सारी आइट्रेशन प्रिंट करेगा। फॉर के साथ एल्स भी लगाया जाता है। एल्स लगाने का मतलब है कि अगर मेरा लूप सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ होगा, अगर वो बीच में ब्रेक नहीं हुआ तो एल्स तभी चलेगा। एल्स तभी चलेगा जब लूप सक्सेसफुली एग्जॉस्ट हुआ होगा, ठीक है। रन करते हैं। देखो फिलहाल तो मेरा लूप सक्सेसफुली एग्जॉस्ट हुआ है इसलिए आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ तो मेरा लूप सही से नहीं चलेगा, वो एल्स वाला पार्ट नहीं चलाएगा। एल्स तभी चलता है जब मेरा लूप सक्सेसफुली एग्जॉस्ट हुआ हो। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का फंक्शन। अगर आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे डिफाइन फंक्शन का नाम लिख सकते हो। और देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे ना एक ग्रीटिंग का फंक्शन बनाना है, मेरे को मैसेजेस वो ग्रीट करवाना है लोगों को, तो यहाँ पे मैंने दे दिया अंकुश, ठीक है। ग्रीट करना है ना तो गुड मॉर्निंग देना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने दे दिया गुड मॉर्निंग। अब अगर इसको जितनी बार भी मैं ग्रीट को कॉल करूँगा ये बार बार मेरे को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्रिंट करके दे देगा, चाहे मैं इसको 50 बार लिख लूँ, ठीक है। तो मेरे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ गई, मैं बार बार ग्रीट को यूज़ कर सकता हूँ। अब चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं नाम भी दे दूँ तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, लेकिन इसको हैंडल करने के लिए मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं कोई ना कोई एक वैल्यू लेके आऊँगा, और उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक। डन। इसको पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग अंकुश हो गया। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इन केस यहाँ पे यूज़र ने कोई नाम नहीं दिया तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोलते हैं। मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी कि वैल्यू की जो वैल्यू है वो स्ट्रेंजर है, लेकिन अगर इन केस यूज़र ने कोई वैल्यू दे दी तो उसको वो रिप्लेस कर देगा, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोलते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अंकुश दे दूंगा तो वो गुड मॉर्निंग अंकुश ही प्रिंट करेगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर आप इसमें, मैंने एक नया फंक्शन बनाया, मैंने कहा डिफाइन ऐड, इसके अंदर मैं 2 नंबर दूंगा तो n, m, और ये वैल्यू रिटर्न करेंगे n प्लस m की। तो ये वैल्यू रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कॉल करवा सकता हूँ। मैंने कहा रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐड ब्रैकेट में 6,7। अब अगर मैं रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा ना तो ये वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रिजल्ट
तो 6 6 12 और 1 13 रिटर्न आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के अंदर क्या होता है, हम लोग कोई भी एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे देखो मैंने दे दिया नेम। अब फाइल हैंडलिंग ना देखो दो तरीके से होती है। पहली चीज़, इसके अंदर 3 मोड्स होते हैं, रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड। अब मेरे को एक फाइल राइट करनी है तो मैंने लिख दिया फाइल इज इक्वल्स टू ओपन। ओपन की वर्ड यूज़ करा जाता है ओपन। इसके अंदर टेक्स्ट फाइल का नाम दे दो, मैंने कहा मेरी फाइल डॉट txt। ठीक है, इसको राइट मोड पे खोलना है तो यहाँ पे w दे दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में w। अब मैं फाइल के अंदर कुछ भी राइट करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल डॉट राइट अंकुश। अब इसको अगर मैं रन करूँगा, अच्छा देखो अगर मैं ओपन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को उसको क्लोज भी करवाना पड़ेगा। अगर ये यूज़ नहीं करना चाहता तो एक विद कीवर्ड यूज़ करा जाता है, आप लोग विद से भी काम चला सकते हो। मैंने इसको रन करा, देखो यहाँ पे मेरी एक नई टेक्स्ट फाइल बन के आ जाएगी और इसके अंदर अंकुश लिखा हुआ आ गया। अब अगर इसको मैं दोबारा रन करता हूँ ना, मान लो मैंने यहाँ पे अंकुश एस कर दिया, इसको मैं दोबारा रन करूँगा तो वो उसको ओवरराइट करेगा। ये इसको ओवरराइट ना करे इसके लिए इसको अपेंड मोड पर खोलना होता है। अब अगर मैं रन करता हूँ तो ये अंकुश उसी के आगे ऐड करता रहेगा। जितनी बार मैं कोड को एग्जीक्यूट करूँगा ये उसके आगे ऐड करता रहेगा। अपेंड मोड में चीज़ें ओवरराइट नहीं होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, अगर इसी में से मेरे को रीड करना है कि उस फाइल के अंदर लिखा हुआ क्या है, तो यहाँ से बस इसको मैं रीड मोड पे ले जाऊँगा, आर मोड पे, और यहाँ पे अब मैं टाइप कर दूँगा फाइल डॉट रीड और इसको मैं प्रिंट में डाल देता हूँ क्योंकि वैल्यू को मेरे को प्रिंट करवा के चेक करना है। ठीक, ये डाल दिया मैंने और डन। बाद में मेरे को क्लोज तो करवाना ही पड़ेगा तो फाइल डॉट क्लोज भी मैंने लिख दिया, डन। इससे होगा क्या, देखो मेरे को कंसोल पे मिल गया कि उस टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा क्या था। तो फाइल हैंडलिंग ये होती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लास क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं। तो क्लास बनाना बड़ा आसान है। क्लास, यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे दूंगा, मान लो मैंने एम्प्लॉय दे दिया, EMP ही दे दिया, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन भी बनाऊंगा, एट्रीब्यूट भी बनाऊंगा। मैंने कहा एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, तो नेम कुछ नहीं है, नेम खाली है। और मैंने एक एज भी दे दी, इसकी एज भी कुछ नहीं है, एज भी खाली है। और देखो अगर बस 2 ही काफ़ी हैं। अगर मैं इनकी वैल्यू इनिशियलाइज करवाना चाहता हूँ ना तो DEF यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, जिसको इस तरीके से बनाया जाता है, अंडरस्कोर INIT। अब अगर इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ मेरे को डलवानी है मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि यूज़र एक नेम लेके आएगा और कॉमा एज भी लेके आएगा। अब कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो कि वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाने का काम करता है। देखो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेल्फ कीवर्ड यूज़ करा जाता है सेम इंस्टेंस को यूज़ करने के लिए। तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू, मैंने दे दिया नेम, जो भी यूज़र नाम देगा वो इससे प्रिंट हो जाएगा। सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे एज पास करवा दिया। ठीक है, अब अगर मेरे को एम्प्लॉय का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, देखो ये मैंने क्लास बना दी एक कंस्ट्रक्टर के साथ, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन भी बना दिया डिफाइन डिस्प्ले, इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स प्रिंट करी जाएंगी। अब अगर मेरे को इसकी डिटेल प्रिंट करवानी है तो मैंने प्रिंट में डाल दिया सेल्फ डॉट नेम और अगेन प्रिंट, इस बार मैंने दे दिया सेल्फ डॉट एज। ठीक है, डन। अब मैं इन चीज़ों को यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इस डिस्प्ले को यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इस कंस्ट्रक्टर तो खैर अपने आप कॉल होता है, तो मेरे को एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने कहा अंकुश इज इक्वल्स टू EMP, ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। अब इसको यूज़ करने के लिए मैंने कर दिया अंकुश। मैं अंकुश के थ्रू ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मैं सारे के सारे फंक्शंस कॉल करवा सकता हूँ। मैंने डिस्प्ले कॉल कर दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया कि अंकुश का जो नाम है वो अंकुश है और जो इसकी एज है वो है 33। ठीक, रन करते हैं फटाफट से। देखो अंकुश भी आ गया, 33 भी आ गया। इसको फंक्शन बोलते हैं, इसी को मेथड भी बोलते हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसी को वेरिएबल भी बोलते हैं। और अगर मैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट बनाऊँ कोई, लाइक अगर मैं बोलूँ कि अंकुश डॉट सैलरी, तो ये हाथों हाथ एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है जो कि एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करता। किसी और अगर मैं कोई नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसका अंकुश डॉट उसका सैलरी एट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन अंकुश के लिए ये एट्रीब्यूट काम करेगा। तो मैंने कर दिया प्रिंट अंकुश, इसी को इंस्टेंस एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, रन करते हैं फटाफट से इसको। तो देखो ये भी प्रिंट होके आ रहा है, इसी को इंस्टेंस एट्रीब्यूट बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, मैंने एक क्लास बना दी एनिमल। ठीक है, एनिमल के अंदर मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट मैंने एक मेथड बना रखा है कि डिफाइन वॉइस। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट, ये मेथड एनिमल क्लास का है। ठीक है, मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास डॉग। अब इस क्लास के अंदर उस क्लास को इनहेरिट करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से एनिमल लिखूंगा। अब मैं डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट से भी
एनिमल क्लास की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पास करवा दिया, चलो ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिख रहा। अगर कोई भी चीज़, अगर मैं किसी क्लास के अंदर, किसी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखना चाहता तो मेरे को पास करवाना होता है, पास लिखना होता है। अब देखो मैंने डॉग का मैंने एक वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, शेरू इज इक्वल्स टू डॉग, ठीक है, और शेरू डॉट शेरू से देखो मैं अब ये वॉइस भी कॉल करवा सकता हूँ। इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। मैं रन करूँगा ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, इसी को इनहेरिटेंस बोला जाता है। फटाफट से लास्ट टॉपिक कवर करते हैं अपना, एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे मैंने यूज़र से बोला कि यूज़र भाई एज दे दे, तो एज इज इक्वल्स टू, मेरे को इंटीजर में एज चाहिए थी इसलिए मैंने यहाँ पे इंट पास करा, इंट लगा, इनपुट लगा दिया। अब देखो हमारा यूज़र क्या करता है, वो एरर भी दे सकता है। मैंने कह दिया यहाँ पे एज डाल, ठीक है, वो एरर भी थ्रो करवा सकता है। लाइक मान लो मेरे को उसकी एज में कुछ नहीं है, मेरे को इससे एज का इनपुट ले रहा हूँ मैं। अगर हमारे यूज़र ने मान लो 7 दे दिया तो अच्छी बात है, कोड चल जाएगा। लेकिन अगर हमारे यूज़र ने मान लो यहाँ पे दे दिया JI, तो वो एरर थ्रो कर देगा, समझे। इस एरर को ही संभालने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाई जाती है। बड़ा आसान है, ट्राई लगा दो, ये ट्राई लग गया। और अब जो भी एरर आएगी उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट लगाया जाता है, और मैंने लिख दिया कि एन एरर अकर्ड, ठीक है, डन। अब अगर कोई भी एरर जनरेट होगी ना तो मेरा बाकी का कोड मेरा ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेस्ट ऑफ द कोड, तो मेरा बाकी का कोड चलेगा अगर मैं कोई एरर भी थ्रो करूंगा तो। एक्सेप्शन हैंडलिंग का यही फायदा होता है कि मेरा बाकी का कोड इफेक्ट नहीं होता अगर कोई भी एरर थ्रो होती है तो। पाइथन के शॉर्ट क्रैश कोर्स में इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई, वीडियो को स्लो करके देखो। अगर आपने पाइथन पहले पढ़ रखी होगी, पाइथन आपको आती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में आपने पढ़ी है, तो ये वीडियो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। क्रैश कोर्स करने के लिए वीडियो थी, कंप्लीट पाइथन के कोर्सेज के लिए बाकी वीडियोज़ देख लो, या तो हमारी एप्लीकेशन पर आके हमारा कोर्स एनरोल कर लो।